हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित 30 कक्षाओं में जन्म कुंडली देखने का जो हम लोग तरीका सीख रहे हैं, यह ज्योतिष की बहुत प्राथमिक कक्षा है। उसी के अंतर्गत 6 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज 7वें दिन की कक्षा लेने के लिए मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज की कक्षा बहुत 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 महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो ज़रूर आप लोग इसको अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं, अन्य लोगों तक भी शेयर करें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है आजीविका के संबंध में, अथवा आगे जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में, ग्रहों के रोगों के संबंध में और ग्रहों के कारकत्व के संबंध में कौन कौन से विषय आते हैं उनका ही अध्ययन आज हम लोग करेंगे। आजीविका से संबंधित जितने विषय हैं, कौन सी आजीविका, किस तरह की आजीविका किस ग्रह के अंतर्गत आती है और कौन कौन से रोग किस ग्रह के अंतर्गत आते हैं, इन सभी बातों का विचार हम लोग आज करेंगे। साथ ही कारकत्व भी ग्रहों का हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य की बात कर लेते हैं। ग्रहों में राजा सूर्य होता है और ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं वो किस किस प्रकार की आजीविका को संदर्भित करते हैं अथवा डिनोट करते हैं अथवा संबंध रखते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। क्योंकि आजीविका विचार तो जब सीखेंगे तब सीखेंगे, पर उसके पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि किस ग्रह की क्या क्या आजीविका होती है। जैसे ही कोई आकर पूछे कि मुझे इंजीनियर बनना है और हमको पता ही ना हो कि भाई इंजीनियरिंग किस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है, तब तक हम कैसे किसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, कैसे किसी प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से कोई यह निर्णय करे कि मुझे आगे चल करके इस विषय की पढ़ाई करनी है। अब जिस विषय की पढ़ाई उस जातक को करनी है, वह पढ़ाई किस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है और वह ग्रह उसकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है या नहीं, इसको जाने बिना हम कैसे उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए यह जो कक्षा है बहुत बेसिक, बहुत अत्यावश्यक कक्षा है। तो सूर्य से हम लोग प्रारंभ करते हैं। अभी जो विषय की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं उसका दोनों जगहों पर समान रूप से प्रयोग हो सकता है, लोगों को आजीविका बताने के लिए भी और आगे उच्च शिक्षा हेतु अपना विषय चयन करने के लिए भी, जिसको अध्ययन क्षेत्र और आजीविका क्षेत्र दोनों के अनुसार हम लोग संदर्भित कर सकते हैं। तो अध्ययन के क्षेत्र में कौन कौन सी विद्या का अध्ययन किस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है वह भी इसी से जुड़ा हुआ है, और आजीविका के क्षेत्र में भी कौन किस किस तरह की आजीविका किस ग्रह के संबंध में आती है वह भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे सूर्य भगवान स्वयं देखिए क्या है, वो ऊर्जा के केंद्र है। धरती को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले यही कहना होगा कि सूर्य से मिलती है। ये नहीं कहने लग जाना है यहाँ पेट्रोलियम भरा हुआ है, यहाँ वो भरा हुआ है, यहाँ वो सब तो बहुत बाद की चीज़ है। सबसे पहले सूर्य से ही यहाँ पर ऊर्जा की पूर्ति होती है, उसके बाद अन्य चीज़ों से होती है। सूर्य के बिना किसी ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो सकती। आप जाकर के जो 66 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर के जितने भी देश हैं उन क्षेत्रों में देखिए, संसाधन तो बहुत हैं पर सूर्य नहीं है, तो कैसे सब कुछ जो है सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुंचता है, तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। तो सबसे पहला जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य है हम लोगों के लिए। सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो जितने भी ऊर्जा से संबंधित आजीविका हो गए वो सभी किससे संबंधित हो गए? वो सभी सूर्य से संबंधित हो गए। ऊर्जा, सूर्य को सुनते ही सबसे पहले भौतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ऊर्जा ही समझ आएगी। तो जितने प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा संसाधनों से संबंधित, ईंधन से संबंधित जितने भी प्रकार की आजीविकाएं हैं वो सभी प्रकार की आजीविकाएं सूर्य से जाकर जुड़ जाती हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऊर्जा संसाधन से संबंधित कोई कार्य करना चाहता है तब हमको ये समझना चाहिए कि यदि उसका सूर्य मजबूत है तब तो वो कर लेगा। सूर्य मजबूत नहीं है, सूर्य एकदम विपरीत अवस्था में है, कभी कमजोर है, तो पैसा डुबाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो अब देखिए धरती में हम लोग जब बात करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है,
धरती में मनुष्य किस क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, तो उस क्रिया का नाम है परमाणु विस्फोट, परमाणु का संलयन अथवा परमाणु का विलयन, विखंडन। तो इन दोनों के द्वारा ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो यह भी जो इसमें हो क्या रहा है, ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है, यह भी जो कार्य है वो सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद बृहत्पाराशर होरा शास्त्र पढ़ें, अन्य भी ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ें, तो भगवान सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है, आरोग्य का कारक भगवान सूर्य को मानते हैं। पुराणों में भी यही बात है, पुराणों में भी भगवान सूर्य को आरोग्य के देवता के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा और कई ऐतिहासिक कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसमें कई सारे स्तोत्र भगवान सूर्य का सूर्य शतकम लिखा गया है। वो किन्हीं को कोढ़ हो गया था, उसके निवृत्ति के लिए उन्होंने वो श्लोक रचा, 100 श्लोकों से भगवान सूर्य की स्तुति की और उनका वह कोढ़ खत्म हो गया भगवान सूर्य की तपस्या से। साथ ही आगम के ग्रंथों में कई सारे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं भगवान सूर्य के, जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त करता है। तो भगवान सूर्य आरोग्य के देवता है। सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है शरीर को निरोगी रखने के लिए, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अब संकेत क्या मिला, संकेत यह मिला कि जो भी चीज़ें हमको आरोग्य देने वाली हैं उन सभी चीज़ों के कारक कौन है, भगवान सूर्य। चाहे वह औषधि हो, औषधि के कारक कौन, भगवान सूर्य। सूर्य ही यदि अच्छा नहीं होगा तो वह व्यक्ति औषधि के क्षेत्र में कार्य करके कभी सफल नहीं हो सकता है। सूर्य का दशम भाव से संबंध ही न बने, सूर्य 6, 8, 12 में बैठा हो, रात्रि काल का जन्म हो और सूर्य नीच राशि में भी चला गया। अब इस व्यक्ति को आप भिड़ा दीजिए दवा के काम में, फिर देखिए कितने जो है पूंजी डुबाता है, कितने पैसे डुबाता है। ज्योतिष शास्त्र तो खुली किताब है, खुला शास्त्र है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, इसमें कोई विवाद वाला मुद्दा ही नहीं। तो जो आजमाना चाहते हैं वो लोग ऐसे ही आजमाए थोड़ा, क्योंकि छोटे मोटे झटके से क्या काम चलेगा। वो 2-4-5 करोड़ रुपए पूंजी लगाए तब उनको ज्योतिष शास्त्र का महत्व समझ में आएगा भाई, और एकदम विरोधी चीज पर लगाए तब अकल खुल जाएगी तुरंत, क्योंकि अकल की भी अपनी कीमत होती है। जब तक उसकी कीमत न दी जाए तब तक वह अकल खोपड़ी में धंसता नहीं। तो ऐसे ज्ञान की बातें तो सर्वत्र फैल रही है, पर जब तक उसकी कीमत व्यक्ति नहीं चुकाता है, उस स्तर का कष्ट नहीं भोग लेता है, उस स्तर का अनुभव नहीं प्राप्त कर लेता है, उस स्तर की कीमत नहीं चुका लेता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, तब तक वह जो अक्ल है वह खोपड़ी में जमती नहीं। तो इस प्रकार से इसके बाद हमारे शरीर में हड्डियां बहुत मजबूत, हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो माना जाता है अवयव वो हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को माना जाता है। तो उनका कारकत्व सूर्य के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा हमारे नेत्र, लोग आरती में भी कहते हैं भगवती के उसमें सूर्य चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, तो ये जो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों नेत्र के कारक होते हैं। सूर्य विशेष रूप से नेत्र का कारक होता है, और रतौंधी इत्यादि जो बीमारियां होती हैं वो सूर्य के कमजोर होने से होती हैं। इसके भी कई सारे योग ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र के आप कारकांश अध्याय में चले आइए, कारकांश फलाध्याय, वहाँ पर आजीविका के संबंध में कई सारी बातें हैं। उसमें जितने भी आपको योग मिलेंगे औषधि से संबंधित, उसमें सभी में सूर्य का महत्व आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अब जब चिकित्सा आ गई तो वह हमारे शरीर में किसी प्रकार की चिकित्सा हो, चाहे वह मनुष्य की चिकित्सा हो, चाहे वह पशु की चिकित्सा हो, चाहे वह नेत्रों की चिकित्सा हो, चाहे वह हड्डियों की चिकित्सा। अब इन सब चीज़ों में सूर्य का विशेष कारकत्व है, इसलिए इनका नाम। वैसे तो शिक्षा मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए ही सूर्य अच्छा होना चाहिए, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी यदि विशेष रूप से आपको मतलब हड्डियों के रोग की चिकित्सा करनी है तो सूर्य का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सक बनना हो तो सूर्य का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारे सूर्य क्या ग्रहों में राजा है, हमारे शरीर में राजा कौन है, हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की जो चिकित्सा होती है वो सूर्य के मतलब डायरेक्ट प्रभाव में आती है। तो चाहे वह मस्तिष्क की चिकित्सा हो, चाहे वह मनोविज्ञान की चिकित्सा हो, तो मनोविज्ञान का बहुत सारा चीज़ जो है चंद्रमा के क्षेत्र में भी आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूर्य के क्षेत्र में भी आती है। इसके बाद वनस्पति शास्त्र जितने भी हैं, क्योंकि औषधियाँ बनेंगी किससे, वनस्पतियों से बनेंगी, तो जितने वनस्पति शास्त्र हैं। और क्या है, सूर्य जीवन का कारक है। तो जो लोग जाते हैं ढूंढने के लिए जीवन, वो पहले क्या ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं ऐसा मत बोलिएगा, पहले सूर्य का प्रकाश ढूंढते हैं। सूर्य का प्रकाश जहाँ पहुँच रहा है वहाँ जाकर पानी ढूंढते हैं जीवन के लिए।
तो जीवन के लिए पहली आवश्यकता सूर्य का प्रकाश है और फिर जल है। तो जीवन का हेतु वह है। तो जीव जंतु से संबंधित जो विज्ञान है, जीवन से संबंधित जो विज्ञान है, वो सभी विज्ञान किसके क्षेत्र में आ गया? सूर्य के क्षेत्र में आ गया। चाहे वह जल जंतु विज्ञान हो, चाहे वन्य विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो। इसके अलावा जो ऊनी वस्त्र है वो सभी सूर्य के क्षेत्र में आता है। और जो वस्त्र उद्योग है जिसमें बुनाई इत्यादि का जो काम किया जाता है, वस्त्र उद्योग मतलब जहाँ रॉ मटेरियल तैयार करके कपड़े की बुनाई की जाती है, तो वो सभी आ जाता है किसके क्षेत्र में? सूर्य के क्षेत्र में। इन सब चीज़ों को बारीकी से समझना जरूरी है। जो सुंदर सुंदर कपड़े डिजाइन करके बेच रहा है, जो सुंदर सुंदर कपड़े डिजाइन कर रहा है, वो हो गया शुक्र के क्षेत्र में। जो कपड़े की बुनाई कर रहा है वो हो गया सूर्य के क्षेत्र में। जो उस कपड़े को बेचकर पैसा कमा रहा है वो हो गया बुध के क्षेत्र में। तो आपको बहुत माने वो रहना पड़ेगा इसमें कि भाई कौन सा किसका, क्योंकि बहुत बहुत जगहों पर तो बहुत महीन लाइन, बहुत बारीक अंतर है कि कौन सा विषय किसके क्षेत्र में आ रहा है। उसको बहुत ठीक से दिमाग में जो है बिठाना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य राजा है, प्रशासक है। तो जितने भी सरकारी चीजें होती हैं, सरकारी सेवा होती है, वह सरकारी सेवा सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। इसके अलावा पत्थर से संबंधित जितने कार्य होते हैं, पाषाण से संबंधित जितने कार्य होते हैं, वो सभी सूर्य के क्षेत्र में आ जाते हैं। पर्वतारोही लोग जो होते हैं उनका सूर्य बहुत मजबूत होता है। वो हम पर्वत में चढ़ने के लिए भाई आत्मबल चाहिए बहुत उच्च स्तर का। सूर्य जो है आत्मा रवि शीत कर सुचेता, सूर्य आत्मा है, तो आत्मबल के बिना उतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस कौन करेगा? तो आत्मबल का कारक सूर्य होने से जो बड़े काम होते हैं, चैलेंजिंग काम होते हैं, जिसको कोई करना नहीं चाहता है, ये सभी कार्य कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जो सूर्य से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सब सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। और आकाश में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वह सब भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस प्रकार से सूर्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों को मैंने उदाहरण के सहित और दिमाग में बैठने लायक युक्तियों से समझाने का प्रयास किया है। हर जगह युक्ति लगा लगा करके सभी ग्रहों का समझाऊंगा ऐसा नहीं है। वो सब आपको युक्ति लगाने का मैंने तरीका बताया है। उन तरीकों का प्रयोग करके आप खुद अपने दिमाग से युक्ति लगाएंगे। आगे चीज़ों को मैं आपको सामान्य रूप से बताता हूँ। अब चंद्रमा, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। चंद्रमा मन का कारक है। तो मन से संबंधित जितने प्रकार के रोग होते हैं, मनोरोग, वो सभी किसके क्षेत्र में आ जाते हैं? चंद्रमा के क्षेत्र में। अभी मनोविज्ञान ऊपर बोला था, भूलिएगा नहीं। मनोरोग अलग है, मनोविज्ञान अलग है। कोई मनोविज्ञान पढ़ रहा है तो सूर्य की कृपा है इसलिए पढ़ रहा है। कोई मनोचिकित्सक है तो चंद्रमा की कृपा है इसलिए मनोचिकित्सक है। तो मैंने कहा ना कि बहुत बहुत जगहों पर बहुत बारीक बारीक अंतर है। तो मनोविज्ञान सूर्य के क्षेत्र में है, मनोरोग और मनोचिकित्सा वो चंद्रमा के क्षेत्र में है। तो जितने भी प्रकार के मनोरोग होते हैं अथवा वाणी से संबंधित जो चीजें हैं वो सब आते हैं चंद्रमा के क्षेत्र में। वाणी के से संबंधित जो चीजें आती हैं उनमें ये बात समझ लीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा निर्देश देता हूँ। वाणी का कारक तो बुध है। कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है तो वहाँ चंद्रमा कमजोर नहीं, वहाँ बुध कमजोर है। कोई व्यक्ति ऐसा कुछ इक्विपमेंट लगा करके लोगों को बोलना सिखा रहा है अथवा बोलने की ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा जो ट्रेनर लोग होते हैं जो बोलना सिखाते हैं, है ना, कुछ पशु पक्षियों को बोलना सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, वो सब चंद्रमा वाले हैं। तो दोनों पर काम वाणी का ही हो रहा है, पर देखिए दोनों का काम अलग अलग है। एक चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, एक बुध के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो ये सब डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, और डिफ्रेंशिएट करना तब आएगा जब थोड़ी गति बढ़िया बन जाएगी शास्त्रों में। तो इन सब बातों को दिमाग में रखना है। ये सब बता इसलिए रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आप उसका शास्त्र में उत्तर ढूंढें, न कि वहां पर कहें कि अरे कभी ऐसा कह देते हैं कभी वैसा कह देते हैं। दो तरह की बात नहीं, अपने समझने में फर्क है। बात दो तरह की कहीं भी नहीं। तो ये सब बातें दिमाग में न आए इसीलिए ये सब एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ। तो वाणी से संबंधित जो लोग चिकित्सा करते हैं, गले में कुछ यंत्र वगैरह लगा करके लोगों को बोलने के योग्य बनाते हैं अथवा गला खराब हो जाता है उसकी चिकित्सा करते हैं, ये सब जो वाणी से संबंधित चिकित्सा है अथवा ट्रेनिंग है, ये सब चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और बोलने की जो शक्ति है, वाक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आएगा बुध का, तो वो भी आएगा। इसके अलावा हृदय रोग वो चंद्रमा से संबंधित है ना, क्योंकि हृदय संस्थान में ही मन की स्थिति मानी गई है। इसके अलावा हमारे शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं
का जो जानकार होगा वो चंद्रमा से संबंधित होगा, जो जानकार होगा उसका, जो उस विद्या को पढ़ेगा वो चंद्रमा से संबंधित होगा, ये सब। इसके अलावा पढ़ना पढ़ाना भी चंद्रमा में आ ही जाता है, खास करके वो पढ़ना पढ़ाना जो जगह जगह जा जाकर ट्रेनिंग देते हैं, एक जगह पर रखते नहीं, जगह जगह जा जा करके जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो सभी विद्यालय से, बहुत सारे संस्था हैं, संगठन हैं, वो लोग कई जगहों पर जा जाकर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सब जो है चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा काव्य करना, ये सब चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। काव्य की सुंदर प्रस्तुति करना, काव्य को बहुत अच्छे से पसंद करना, सुंदर प्रस्तुति करना तो शुक्र के क्षेत्र में, वादन करना शुक्र के क्षेत्र में, पर काव्य रचना करना, ये सभी जो है काव्य शास्त्र का अध्ययन करना, ये सभी चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। तो काव्य के क्षेत्र में सफल होने के लिए केवल शुक्र का मजबूत होना नहीं, बल्कि चंद्रमा और शुक्र दोनों का मजबूत होना आवश्यक होता है। इसके बाद स्त्रियों से संबंधित जो रोग हैं, जिसको स्त्री रोग कहा जाता है या प्रसूति रोग कहा जाता है, वो सभी किसके अधिकार क्षेत्र में है? वो सब चंद्रमा के क्षेत्र में है। इसके अलावा चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों में पीयूष पिंड कहा गया है। तो पीयूष जो है वो विशेष रूप से अमृत के लिए कहते हैं, और जो जल अमृत के समान हो उसके लिए भी पीयूष शब्द प्रयोग हो जाता है। तो पीयूष पिंड चंद्रमा को कहा गया है। जल का कारक जो है वो चंद्रमा होता है। पूर्णिमा के आसपास समुद्र की लहरें ऊंची उठती हुई आपको दिखाई पड़ती ही है ना। तो चंद्रमा का जो अधिकार क्षेत्र होता है जल से संबंधित बहुत सारी चीजों में हो जाता है। जिनका साक्षात संबंध जल से है वो चंद्रमा से प्रभावित है। इसके अलावा जितने सुंदर दांत होते हैं वो चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। खेती बाड़ी, बिना जल के खेती होती नहीं, वो चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। औषधियों से संबंधित जो चीजें होती हैं, औषधियों का उत्पादन कौन करेगा, औषधियों का उत्पादन कौन करेगा, वो सब खेती बाड़ी से ही संबंधित है, इसलिए वो भी चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ अच्छे हो जाएंगे तो व्यक्ति औषधियों का खेती बाड़ी करेगा। सूर्य का सपोर्ट नहीं है, केवल चंद्रमा करा रहा है, सामान्य खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी खेती बाड़ी करेगा। इस प्रकार से वहां पर अंतर करना चाहिए। और जो दूर संचार विभाग है वो सब चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। नृत्य करना चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। अभिनय करना, ललित कलाएं दिखाना, वो सब चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। हालांकि ये विषय बुध से भी कुछ कहीं कहीं जुड़ती हैं और शुक्र से भी कहीं न कहीं जुड़ते हैं। तो चंद्रमा, शुक्र और बुध इन तीनों का ही इसमें रोल होता है और चंद्रमा का भी इसमें रोल है। अब आगे हम लोग मंगल से संबंधित विषय के बारे में जानेंगे। मंगल हमारे ग्रहों का सेनापति है। तो जितने भी लोग IAS IPS सब की तैयारी करना चाहते हैं अथवा सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए मंगल का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। मंगल हो नीच राशि में, मंगल हो अशुभ भाव में, मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसको किसी प्रकार का बल न मिला हो और वो व्यक्ति बिना मतलब का अपना साल, अपना उम्र, अपना धन, अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहे, तो सब अनावश्यक ही जाना है। का वो क्या कहते हैं, जब ये चल रहा हो गर्मी का मौसम, उस समय आप जितना भी वो करें, हल चलाएं, बीज लगाएं, सब कुछ करें, खेती तो होनी नहीं। उसी प्रकार से जब तक सही समय नहीं आता है तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। सब लौकिक उदाहरण है, ज्योतिष में ये उदाहरण है, जब तक सही ग्रह की दिशा में नहीं जाया जाता है तब तक सही कार्य संपन्न नहीं होता है। तो जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र हो जाते हैं, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, क्योंकि ग्रहों का बल भी अलग अलग तरीके से होता है, सबकी कुंडलियों में ग्रहों का एक जैसा बल तो होगा नहीं। तो जिस स्तर का बल जहाँ पर होता है मंगल को, उस स्तर की उपाधि उसको प्रशासन के क्षेत्र में मिलती है। चाहे वह कैसा भी प्रशासन हो, सेना वाला हो चाहे इधर का हो, जो भी हो, वो आता है मंगल के क्षेत्र में। इसके अलावा वकीलों का जो कार्य है, वकालत जिसको कहते हैं, वो सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आता है। विधि वेत्ता जो है, कानून निर्माण करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले, नीति निर्धारक कई सारे होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े संगठनों में नीति निर्धारक लोग होते हैं। तो ये जो नीति निर्धारक होते हैं वो सब मंगल से प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से आप देखिएगा मंगल का रंग ही सांवला है, तो उनमें एक बोलने की अलग कला होगी, थोड़ा आक्रामक रवैया होगा, थोड़ा सांवला कलर होगा, देखने से समझ में आएगा। नीति निर्धारक उनका चित्र उठा करके देख लीजिए, जब से देखना हो, जब से सृष्टि बनी हो, जब जितना का इंटरनेट में डाटा उपलब्ध हो, जितना का आपके पास उपलब्ध हो, उनके हाव भाव, चेहरे का रंग, स्वरूप देख लीजिए तो समझ में आएगा कि वो मंगल से प्रभावित है। इसके बाद भवन निर्माण से संबंधित जो चीजें आती हैं, भवन का निर्माण करना, वो सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। कृषि कर्म भी, कृषि कर्म में मंगल की भूमिका इसलिए है क्योंकि भूमि का कारक जो है वो मंगल है। तो मंगल यदि मजबूत होगा
तो व्यक्ति होगा जमींदार, वो व्यक्ति होगा भूमिहार, जिसके पास भूमि पर्याप्त मात्रा में होगी यदि मंगल अच्छा है तो। और चंद्रमा भी अच्छा है तो स्वयं भी खेती करेगा, अन्यों को भी कराएगा। और केवल मंगल अच्छा है तो जमींदार होगा, थोड़ा बहुत अपने खाने पर खेती कर पाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर चीज़ों को समझना चाहिए। चंद्रमा में जो कृषि विज्ञान आ रहा है, कृषि का क्षेत्र आ रहा है, चंद्रमा के मजबूत होने पर जो व्यक्ति कृषि कर्म करेगा वो जरूरी नहीं है कि अपने ही जमीन पर करेगा। मंगल मजबूत होगा तभी ना अपनी जमीन पर करेगा। मंगल मजबूत है नहीं तो कहीं कृषि वैज्ञानिक बन गया, बहुत सारा है दूसरों की खेती करवा रहा है अपना। इस प्रकार से वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, सभी ग्रहों का आपस में संबंध है। इसके बाद आगे चलते हैं। मंगल को तो भूमिपुत्र भी कहा जाता है, भूमिपुत्र मंगल का नाम ही है। मंगल को कुछ भी कहते हैं, कु मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है मंगल। ऐसी मान्यता पुराणों में भी है, ऐसी मान्यता ज्योतिष शास्त्र की भी है। मंगल को क्षितिज भी कहते हैं, क्षितिज मतलब क्षिति मतलब पृथ्वी, और क्षिति पृथ्वी से उत्पन्न मंगल। तो मंगल का तो भूमि से साक्षात संबंध है, और भूमि का कारक मंगल को हम मानते ही हैं। तो जो लोग जिनके कुंडली में मंगल ही अच्छा ना हो, बहुत बुरा हो, जमीन का कारोबार करें और नुकसान उठाएं, और जिनके में मंगल अच्छा हो वो जमीन का काम ना करके दूसरा काम करें तो वहाँ घाटा उठाएंगे। इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसके बाद भूगर्भ में जो चीज़ें हैं, भूगर्भ विज्ञान जो है, खनिज विज्ञान जो है, वो सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। अब मंगल है सेनापति, सेनापति का काम युद्ध करना, तो युद्ध कौशल से संबंधित जो चीज़ें हैं, हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, वो सभी मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद मंगल पराक्रम का भी कारक होता है, पराक्रमी व्यक्ति युद्ध करेगा। पराक्रम का प्रयोग आप और कहाँ करते हैं? पराक्रम का प्रयोग आप और करते हैं कंपटीशन में, खेल कूद में। तो जितने भी जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, खेल कूद, ये सब जितने भी हैं उन सब में मंगल का रोल है। तो मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रीड़ा क्षेत्र में जाता है। तो ये सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा और कहाँ पर युद्ध में क्या होता है? काट छांट होता है। काट छांट और आप कहाँ करते हैं? ऑपरेशन में करते हैं। तो ये सब जो सर्जन वगैरह बनते हैं वो सब मंगल के आधिपत्य से बनते हैं। वहाँ भी काटना छाटना, ऑपरेशन करना है, वो युद्ध ही है एक तरह से। तो वो सभी जो है वो मंगल से संबंधित आ जाता है। इसके अलावा मंगल रक्त का कारक होता है। मंगल का रंग है लाल, और लाल रंग की चीज़ हमारे शरीर में रक्त है। तो रक्त का कारक जो है मंगल को माना गया है। तो रक्त से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो सभी मंगल के क्षेत्र में आ जाती हैं। तो रक्त से संबंधित क्या चीज़ें हो सकती हैं? महिलाओं को जो महीने में मासिक होता है वह रक्त से संबंधित है, उसमें मंगल का रोल है, उसमें मंगल का साक्षात रोल माना जाता है। इसके अलावा जो लोग ब्लड बैंक चलाते हैं वो मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। कुछ लोग कैंप लगा के लोगों का ब्लड सैंपलिंग लेते हैं, वो सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। कुछ लोग ब्लड जांच करते हैं, खून जांच करते हैं, वो भी मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, आपको थोड़ा सा जासूसी बुद्धि रख करके ढूंढना पड़ेगा। अब सभी चीज़ मैं ही यहाँ पर नहीं बताऊँगा, और शास्त्रों में भी सांकेतिक रूप से बताया हुआ है। ये सब तो मैंने जो चिंतन किया वो सब आपको यहाँ पर उड़ेल रहा हूँ अपने दिमाग में जो भी बनाया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो पशु भी जो है वो होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे पशुओं का वर्गीकरण है जो मंगल के क्षेत्र में आते हैं। वाहन जो चलता हुआ वाहन है, वाहन बनाना नहीं, वाहन चलता हुआ वाहन, वो किसके क्षेत्र में आ जाता है? मंगल के क्षेत्र में। जो वाहन है बनाना वो शनि के क्षेत्र में है, वो वाहन बनाएगा, मंगल होगा वो चलता हुआ वाहन बेचेगा। तो इस प्रकार से वाहन की जो विशेषज्ञता है वो सभी मंगल के क्षेत्र में हो जाती है। बाकी सब चीज़ें मतलब आभूषण इत्यादि हैं, घोड़े पर, हाथी पर चढ़ना है, ये सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा मंगल भूमि का कारक है। भूमि का और कहाँ पर है? केवल जमीन बेचना और जमीन की दलाली करना ही केवल भूमि में तो आएगा नहीं, वास्तु कला आता है। तो भूमि की वास्तु कैसी है, नगर का वास्तु कैसा है, आर्किटेक्चर वाला जो लोग कार्य करते हैं सब किसके क्षेत्र में है? ये सभी मंगल के क्षेत्र में। स्थापत्य कला जो है वो मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं वो सब मंगल के क्षेत्र में आ जाती हैं। तो इसके अलावा भूमि का उत्खनन इत्यादि करना, कुछ लोग होते हैं कुआं बनवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं, भूमि से ही उनका साक्षात संबंध होता है। भू उत्खनन इत्यादि सभी जो है वो मंगल से संबंधित हो जाता है। अब आइए बुध से संबंधित। तो पहले भी इनका कार्यकर्ता मैं बता चुका हूँ, उनको आपके मैंने यहाँ पर रिपीट करेंगे ना तो आपको चीज़ें सिर्फ दिखने लगेंगे, सामने विजुअलाइज होने लग जाएगा कि भाई हाँ हाँ ये ग्रह ये जो चीज़ है वो इसी के कार्यकर्ता में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। तो बुध के जब इसमें आ जाते हैं तो बुध जो होता है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, जिसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं संस्कृत में, तुरंत उत्तर देना, बहुत चतुराई से उत्तर देना, ये सभी जो है वो बुध के क्षेत्र में आता है। तो कुछ लोग होते हैं आशु कवि, उनको तुरंत आप विषय दीजिए तो तुरंत उस पर कविता कर लेंगे, वहां पर उनका शुक्र मजबूत नहीं है, बुध मजबूत है। तो जो लोग आशु कवि होते हैं
जो लोग अष्टावधानी होते हैं वो सभी बुध के कारण होते हैं, वो सब बात दिमाग में रखना चाहिए। तो जो कवित्व शक्ति है विशेष करके आशु कवि वो बुध बनाता है। इसके अलावा अष्टावधानी जो लोग हैं उनके उसमें बुध जो है वो बहुत मजबूत है। व्यापार के क्षेत्र में बुढ़वा का व्यापार थोड़ी करेगा। एक हमारे कोई रैदास थे, उनका रैदास ही नाम था, क्या नाम था पता नहीं, कितनी बार वो पूंजी लिए अपने पत्नी का गहना जेवर बेच के दुकान लगाते, उसके बाद कुछ लोग आकर रोने लगते, हमारे यहाँ बच्चे भूखे हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो उठा उठा कर दे देते, सब बांट देते, फिर ऐसा ही फिर उनको घाटा, मतलब उनको जीवन भर व्यापार में घाटा ही होता है। तो व्यापार करना तो जो थोड़े चतुर लोग हैं उनका काम है ना, जिनका दिमाग तेज है, उनको पता है किधर कैसे क्या करके जो है अपना व्यापार आगे बढ़ाना है। सीधे साधे लोग कैसे व्यापार करेंगे? तो जहाँ भी मतलब बुद्धि का कार्य है तो व्यापार में चिंता भी, टेंशन भी बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जो जिनको चिंता सहन करने की क्षमता ही नहीं होगी व्यापार क्या करेगा? बुध कमजोर होता है तो वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गंभीर टेंशन में चले जाते हैं। और जिनका बुध मजबूत है वो तो इतने बड़े बड़े टेंशन को भी फूंक करके उड़ा सकते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से बुध का यहाँ पर भी जो है वो रोल हो जाता है। इसके अलावा जहाँ पर संशोधन करना है, संपादन करना है, लेखन करना है, शॉर्ट हैंड वाले हैं, टाइपिंग वाले हैं, ये सभी जो है बुध के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा हृदय से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुध के क्षेत्र में आ जाती हैं, क्योंकि चित्त जो है चित्त भी हृदय संस्थान में आता है और चित्त पर बुध का प्रभाव होता है, इसलिए हृदय के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य के उसमें सॉरी बुध के क्षेत्र में आ जाती हैं। खास करके फुफ्फुस का नाम आपने सुना होगा, धमनी का नाम सुना होगा, ये सभी बुध के क्षेत्र में आने वाले हैं विशेष रूप से। इसके बाद त्वचा जो होता है वो बुध के क्षेत्र में आ जाता है, जो हमारे शरीर का जो त्वचा है वो। और बुध के क्षेत्र में और भी चीज़ें हैं जो आती हैं। बुध का उम्र बहुत छोटा है, तो अभी वो मतलब नवयुवक की तरह है, ना तो वो सही से बच्चा ही है, नहीं तो वह सही से पुरुष ही है। तो उसकी अवस्था इस प्रकार से है कि वो मध्यावस्था में है। तो ऐसे बहुत हरकतें करने वाले चुलबुल जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा चुलबुले जो होते हैं बच्चे लोग, वो सभी बुध के क्षेत्र से होते हैं। हास्य पसंद करने वाले सभी जो है, बच्चों को क्या चाहिए? हंसना, तो वो सभी हास्य पसंद वाले जो होते हैं वो बुध के क्षेत्र में आते हैं। नपुंसकता से संबंधित जो रोग होता है वो भी बुध के क्षेत्र में आता है। शनि के क्षेत्र में भी आता है, पर बुध के क्षेत्र में भी विशेष रूप से वो आता है। इसके बाद गणित से संबंधित जितना भी हो, चाहे वह ज्योतिष हो, गणित विद्या, वो भी जो है बुध के क्षेत्र में है। और भी जहाँ भी गणित का रोल है वहाँ बुध है। बिना बुध के व्यक्ति गणित नहीं पढ़ सकता है, गणित पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। कोई सामान्य गणित तो सभी लोग जानते हैं, उसकी बात नहीं, विशेषज्ञता की बात है। गणित शास्त्र में विशेषज्ञता तभी आ सकती है जब बुध अच्छा हो। तो बुध अच्छा होगा तो गणित शास्त्र में विशेषज्ञता आएगी। इसके बाद बैंक से संबंधित जितना भी काम है, जहाँ पैसा है वहाँ बुध है, जहाँ पैसा है वहाँ बुध है। तो चाहे वो व्यापार हो, व्यापार है वस्ते लक्ष्मी, चाहे वो बैंक हो, बैंक में पैसा है। तो इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वहाँ पैसा है, तो वो सभी जो है बुध के क्षेत्र में आ जाता है। बुध के क्षेत्र में ये सब चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं जो कोष रक्षा का कार्य है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो लोग मतलब हिसाब किताब देखते हैं पैसों का, जहाँ भी है पैसा का हिसाब किताब हो, टैक्सेशन का काम हो, सभी जो है बुध के क्षेत्र में आता है। सीधा सीधा देखिए, जहाँ पैसा है वहाँ बुध है, इस नियम को याद रखिए। तो चाहे वो मुनीम का काम कर रहा हो, चाहे वो कैश काउंटर में बैठ करके कैश जो है ले रहा हो, चाहे लोगों का जो है वो टैक्स वैक्स जमा करके वो पैसा बचा रहा हो, सरकार को दे रहा हो, जैसा भी है, ये सब जीएसटी फीएसटी जितने भी हैं सब काम किसके क्षेत्र में आते हैं? सब जो है बुध के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद कर्मकांड का जो कार्य है वह भी बुध के क्षेत्र में आता है। कई सारे लोग हमारे मित्र लोग पूछते हैं कर्मकांड हमको सूट करेगा कि नहीं। आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए बुध अच्छा है कि नहीं। बुध अच्छा है तो कर्मकांड सूट करेगा। तो कहने का तात्पर्य कर्मकांड क्यों आया? बुध वाणी है इसलिए आया। जहाँ वाणी है, वाणी का बुध का आधिपत्य है। तो जहाँ भी जो भी काम बोलने का है, चाहे वह कथावाचन हो, चाहे वह क्या चल रहा था अभी, कर्मकांड हो, कर्मकांड में भी बिना बोले तो जो चुप रहेगा उस ब्राह्मण को कौन बुलाएगा? वहाँ तो मेहनत ध्वनि करनी है। तो चाहे वह कर्मकांड का काम हो, चाहे जो बोल बोल कर सामान बेचते हैं ट्रेन में, चाहे जहाँ कहीं भी वो हो, जहाँ भी मतलब बोलने का काम है वहाँ पर बुध का है। चाहे जो कुछ लोग होते हैं जो रूपांतरित करते हैं, आप लोग नेताओं के भाषण में सुने होंगे,
उत्तर के लोग जब दक्षिण में आते हैं, चाहे दक्षिण के लोग उत्तर में जाते हैं, तो एक अपना ट्रांसलेटर लेकर चलते हैं, जब ट्रांसलेटर का काम हो। ये सभी जो है वो अनुवादक इत्यादि, ट्रांसलेटर इत्यादि, जहाँ भी बोलने का रोल है वो सभी जो है बुद्ध के क्षेत्र में आ जाता है। तो पुरोहित इत्यादि भी सभी, या कंसल्टेंसी का जो भी कार्य है, कंसल्टेंसी भी जो है बोलने पर ही तो है। वो तो अकल बेचने की दुकान है, कंसल्टेंसी को सीधा यही कहता हूँ। जिसको अकल होगा वो चला पाएगा, वो अपना अकल बेचता है, जिसके पास जितनी अकल होती है वो अपना बेचता है। तो कंसल्टेंसी वाले जो जितने कार्य हैं वो बुद्ध के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा नेतृत्व करना, अभिनय करना, ये सभी जो है बुद्ध के क्षेत्र में आता है। होटल प्रबंधन का मैनेजमेंट जहाँ भी होगा वहाँ बुद्ध होगा। बुद्ध का एक और काम है, बुद्ध का काम है मैनेजमेंट करना, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो चाहे कुछ नहीं, मैनेजमेंट जहाँ भी होगा वहाँ पर बुद्ध का साक्षात संबंध होता है। इसके अलावा पढ़ना, पढ़ाना, व्याकरण, वेद, पुराण, भक्ति, ये सभी जो है बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार से बुद्ध का काम हो गया। अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति हमेशा गंभीर चीज़ों में आता है, जहाँ पर बहुत गंभीरता की बात होगी वहाँ बृहस्पति पहुँचेगा। उसका काम फटाफट वाला नहीं होगा, उसका काम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके देने वाला नहीं होगा, उसका काम गंभीरता वाला होगा। तो जहाँ पर भी वेद वेदांत की गहरी जानकारी रखनी होगी वहाँ पर बृहस्पति आएगा। जहाँ पर व्याकरण शास्त्र का गहरा ज्ञान रखना होगा वहाँ पर बृहस्पति आएगा। बृहस्पति बहुत मजबूत होगी, आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, बृहस्पति बहुत मजबूत है, उसकी दशा आ गई है तो आपको कुलपति बना देगा। तो जहाँ भी कोई मतलब बृहस्पति देगा तो छोटा बड़ा चीज़ नहीं देगा, देगा तो फिर अपने स्तर का ही देगा, अपने स्तर का ध्यान रखता है। इसके अलावा और भी जो गंभीर दर्शन है, न्याय है, वेदांत है, मीमांसा है, ये इन सब गंभीर विद्याओं पर बृहस्पति वाले ही जा सकते हैं। विशेष करके व्याकरण, न्याय, मीमांसा इत्यादि में तो बृहस्पति वाले ही जाते हैं निश्चित रूप से। तो बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और जो प्राचीन विषय हैं, बृहस्पति जिनका मजबूत होता है उनको प्राचीन विषयों में जो है रुचि होती है, प्राचीन विद्याओं में उनको रुचि होती है, भाषा विज्ञान में उनको रुचि होती है। इसके बाद ज्योतिष में भी जो गंभीर ज्ञान है वहाँ तक पहुँचने के लिए बृहस्पति का अच्छा होना आवश्यक है। और बुध अच्छा होगा तो क्या करेंगे, हम गणित कर लेंगे। जब फलादेश करना होगा तो ठीक प्रकार से जो वहाँ वो करने की क्षमता होगा वही कर सकता है, तो वहाँ पर फिर बृहस्पति की आवश्यकता जो है हो जाएगी। और जो राजमान्य कार्य हैं उन सभी कार्यों में भी बृहस्पति का रोल है। धर्मोपदेश करना, गंभीर धर्मोपदेश करना, उनके श्रोता कम होते हैं, वो पैसा लेकर के करने वाले तो बुध के क्षेत्र में आ गए। बृहस्पति के क्षेत्र में गंभीर धर्मोपदेश करेगा वहाँ पर पैसा मायने नहीं रखता है। ऐसे जो आप पुराने आज भी हैं ऐसे कथावाचक से कथावाचक धरती खाली हो ऐसा कुछ नहीं, आज भी है। आप उनको नहीं ढूंढते, आपकी समस्या है। आज भी ऐसे अच्छे अच्छे कथावाचक हैं जो बृहस्पति से प्रभावित हैं। आजकल बुध और राहु वालों का चल रही है कलयुग की माया, कलयुग का प्रभाव है। तो बृहस्पति वाले आज भी हैं ऐसे कथावाचक, तो वो बहुत गंभीर और बहुत शास्त्रीय जो है कथा कहेंगे। अब वो गंभीर और शास्त्रीय कथा करने के लिए अपना दिमाग का भी तो लेवल होना चाहिए। अब लोगों के दिमाग का स्तर आप समझ जाइए कहाँ तक है, कहाँ तक जा रहा है, किस किस चीज़ों पर ज़्यादा वो चीज़ें आती हैं, लाइक कमेंट शेयर होता है, वो आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लोगों को कैसी चीज़ें पसंद आ रही है, उससे लोग बुद्धि का बौद्धिक स्तर का पता लगेगा इनका बौद्धिक स्तर कहाँ पर है। तो इसके बाद जितने गहरे गंभीर घातक मंत्र प्रयोग है वो सभी जो है बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। जितनी भी गंभीर, बहुत गंभीर गूढ़ार्थ वाले जो काव्य हैं वो सभी जो है बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। बृहस्पति वाला काव्य करेगा तो ऐसा करेगा कि उसका अर्थ लगाने में बढ़िया लोगों की हालत खराब हो जाएगी, अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अच्छे साहित्यिक, अच्छे वैयाकरण माथा पकड़ते रहेंगे कि कहना इन्होंने क्या कहा है, कितने अच्छे शब्दों में कहा है, किस प्रकार से इसको सही बताएं। तो ये बृहस्पति का सामर्थ्य है। और जितने जिम्मेवारी वाले बड़े पद होते हैं, जिम्मेवारी वाले बड़े पद वो सभी बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बृहस्पति के अधिकारी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो काम करते हैं, अन्य लोग पहुँचते हैं तो बंदरबाट होता है। इसके बाद आयकर अधिकारी जो लोग होते हैं, दंडाधिकारी जो लोग होते हैं, रेड मारने के लिए जो लोग जाते हैं, आयकर अधिकारी, दंडाधिकारी, ये सभी जो है बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शुक्र की। शुक्र हमेशा चतुराई से काम करता है, जिधर फायदा देखता है उधर ढल जाता है, तो शुक्र का अपना मामला है। लेकिन शुक्र में एक और विशेषता है, वो अपनी अच्छाई से कभी समझौता नहीं करता। मतलब कहीं ढल गए आवश्यकता के अनुरूप तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सारी अच्छाई को मार ही देगा, ये शुक्र की विशेषता है। इसीलिए शुक्र को भी मंत्री पद प्राप्त है, बहुत सम्मानित ग्रह जो है शुक्र माना जाता है। तो जहाँ भी वाणी की चतुराई से काम निकालना हो,
वो बुध के क्षेत्र में आ जाएगा, शुक्र के क्षेत्र में आ जाएगा। कविता करना शुक्र के क्षेत्र में, शुक्र के वाला खूब कविताएं करेगा, शुक्र के क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन शुक्र वाला जो कविता करेगा वो अपने मिजाज से करेगा, जब उसका मन बनेगा कविता करने का तब करेगा। आप कोई अभी करो तो बुध मजबूत है तो कर देगा, और बुध मजबूत नहीं है तो कहेगा अभी रहने दो। हमको जब मन करेगा जिस विषय पर लिखना होगा उस विषय पर करेंगे। तो ऐसे भी कवि लोग होते हैं, तो उनमें समझना चाहिए। और बृहस्पति वाले तो और भी ज़्यादा मिजाजी होते हैं, और बुध वाले तो आप जब कहिए जिसकी प्रशंसा में कहिए तुरंत तुरंत लिख करके देना। आप अभी कहिए अभी 10 पकड़ा देंगे आपको लिख करके। तो ये बुध का सामर्थ्य, तीनों हो तो फिर क्या ही करना है, तो तीनों गुण दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद जो अभिनय होता है और जितने भी प्रचार से प्रसिद्ध होना, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सभी शुक्र के क्षेत्र में आ जाती हैं। जो चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सभी जो है शुक्र के क्षेत्र में आ जाता है। समुद्री व्यापार ये सब जो होता है वो शुक्र के क्षेत्र में आ जाता है। कपड़ा बता रहा था मैं, जो बिनाई का काम है वो सूर्य में है, और जो मैंने वो डिजाइनिंग वगैरह है कपड़े की वो सभी शुक्र में है। तो वो सब जो सुंदर बनाना चीज़ों को, और वाटिका, बगीचा इत्यादि जो लगाते हैं सभी शुक्र के क्षेत्र में आ जाता है। स्त्रियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, स्त्रियों वो स्त्री का कारक ही शुक्र को जो है माना जाता है। तो चाहे वह श्रृंगार प्रसाधन हो, चाहे स्त्रियों का रोग हो, चाहे स्त्रियों का श्रृंगार हो, चाहे जो भी हो, सब शुक्र के क्षेत्र में कहीं न कहीं समाहित हो जाता है। व्यापार करना, पुस्तक इत्यादि जो है प्रकाशन करना, पत्र पत्रिका जो है प्रकाशित करना, ये सभी वाद्य यंत्र जो आते हैं, तबला, हारमोनियम, जो भी वाद्य यंत्र इत्यादि हैं वो सभी है ना इसमें आ जाते हैं। विदूषक का जो कार्य है वो इसमें आ जाता है। हास्य व्यंग्य करना, इत्र का से संबंधित जो कार्य होता है, और फैशन की वस्तुएं जितनी सारी हैं वो सभी जो है शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। इसके अलावा तैराकी जो है वो शुक्र के क्षेत्र में आ जाता है। पानी के जितने भी खेल हैं वो सभी शुक्र के क्षेत्र में आ जाते हैं। पानी में खेल होना चाहिए, है ना, और मैदानी में जो खेल है उसमें तो मंगल का ही साक्षात योग है। इसके बाद गोताखोरी जो है वो भी पानी में ही सब होता है। इसकी समुद्री यात्राएं जो होती हैं, रत्नों का जो व्यापार है, डाकघर का जो काम है, ये सब जो है उसके अधिकार, छापा खाना इत्यादि जो है वो, और आजकल बड़ा प्रचलन में है वो नकली माल बना करके जो बेचते हैं ना, वो सभी भी जो है शुक्र के ही क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से शुक्र से संबंधित विषय भी हो गए। अब शनि से संबंधित विषय, शनि बहुत मेहनती ग्रह है, जहाँ भी मेहनत वहाँ शनि, जहाँ मेहनत वहाँ शनि। तो जितने भी कारीगर लोग हैं, हस्तकला का काम करने वाले हैं, दास कर्म करने वाले हैं, दौड़ने भागने वाले हैं, लोहा संयंत्र बनाने वाले हैं, सभी जो है, जो गाड़ी रोड पर चल रही है वो चलती हुई गाड़ी मंगल को दर्शाती है, जो गाड़ी का जिसका इलाज चल रहा है शनि को दर्शाता है। जहाँ पर गाड़ी का निर्माण हो रहा है, जो गाड़ी का सर्विसिंग कर रहा है वो सभी शनि को दर्शाता है। तो इसके बाद जो है भट्टियों का जो भी काम है, ताप का काम है, बिजली का काम है, जितने भी बड़े बड़े मैंने मेहनत वाले उद्योग हैं, प्लास्टिक उद्योग हो गया, रबर उद्योग हो गया, ऐसे भी जो है ना वो सब इसके क्षेत्र में आ जाते हैं। जो कालीन वगैरह सब बनाया जाता है ना, जूट, ऊन इत्यादि से, जूट इत्यादि तो सब उसके शनि के ही अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। जो गर्म कपड़े होते हैं वो सूर्य के अधिकार में है, पर जूट इत्यादि सब शनि के क्षेत्र में आता है। तो उससे कालीन इत्यादि बनती है, तो सभी जो है शनि के क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा ड्राइविंग बहुत लोग सिखाते हैं, वो सभी जो है शनि के क्षेत्र में आ जाता है। और छोटी छोटी मशीनें आजकल बड़ा सोशल मीडिया चलाएंगे, छोटी छोटी मशीनें लोग बेचते हैं व्यापार उद्योग लगवाने के लिए। वो सभी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी मशीनें जितनी बनाई जाती हैं वो सभी इसमें शनि से संबंधित जो है हो जाती हैं। भवन निर्माण की जो सामग्री बनाई जाती है, कुछ लोग वो पत्थर की कटाई वटाई करते हैं भवन निर्माण के लिए, ये सीमेंट की फैक्ट्री लगाते हैं, वो सभी जो है इसके शनि से संबंधित हो जाता है। और बहुत सारे कुछ जो गंभीर ऑपरेशन होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले, जो तुरंत नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, वो सभी जो है, मंगल वाला तो फटाफट चाहिए, शनिवार में थोड़ा टाइम लगता है, ऑपरेशन करेगा बहुत अच्छे से करेगा। तो जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन चलेगा, या कई बार में कई चरणों में पूरा होगा, ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं वो सभी शनि के क्षेत्र में आ जाते हैं। शनि जो है वात रोग का कारक माना जाता है विशेष रूप से, बृहस्पति पित्त रोग का कारक माना जाता है विशेष रूप से, और चंद्रमा कफ रोग का कारक माना जाता है विशेष रूप से। तो जितने भी प्रकार के वात रोग हैं वो सभी वात रोग जो है सीधे सीधे आप लोग का समझ लीजिए संबंध शनि से है। जितने भी प्रकार के वात रोग हैं, तो कैंसर भी कहीं न कहीं वात रोग में ही के ही वात के बिगड़ने से होता है। तो वो सब असाध्य रोग, धीरे धीरे होने वाले रोग, संक्रामक रोग, ये सभी जो है शनि के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना, कूली का काम, सेवक का काम, जेल का अधिकारी, शस्त्र का निर्माण करना, है ना,
रांदा, शीशा, एल्यूमीनियम, ये सब जो है इनसे मूर्ति बनाना, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना, ये सभी जो है आ जाते हैं शनि के अधिकार क्षेत्र में। कंप्यूटर, मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो हार्डवेयर है वो सब हार्डवेयर आ जाता है शनि के क्षेत्र में। उसके जितने भी हार्डवेयर बनते हैं वो सभी जो है शनि के क्षेत्र में आ जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके हार्डवेयर शनि के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा भैंस, बकरी इत्यादि जितने भी हैं पशु पक्षी, वो सभी भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। और शराब का भी कुछ लोग कार्य करते हैं, मंदिर निर्माण इत्यादि, वो सब आ जाते हैं शनि के क्षेत्र में। कुछ लोग शिकार करके अपना जीविका चलाते हैं, वो सभी शनि से प्रभावित होते हैं। और वन जीव जंतुओं की रक्षा और उनका संवर्धन इत्यादि भी जो कार्य है वन के जीव जंतुओं का, वो सभी भी शनि के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद अब राहु से संबंधित आ जाते हैं। राहु बड़ा कुटिल ग्रह है, तो यहाँ पर भी कुटिलता तो मन में ही भरी होगी। तो जहाँ पर कुटिलता वाली बात है वहाँ पर राहु का रोल है। तो मन का डायरेक्ट कारक राहु है ऐसा नहीं है, मन का डायरेक्ट कारक तो चंद्रमा ही है, पर मन में कुटिलता राहु आता है। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे कुटिल कर्म हैं जिससे मन बिगड़ता है, और उस मन के बिगड़ने से कई प्रकार के रोग होते हैं, जिसका आयुर्वेद शास्त्रों में बढ़िया वर्णन है। तो वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप मतलब जो चिकित्सक लोग हैं वो ज़्यादा बढ़िया से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यह जो रोग है वो चंद्रमा के बिगड़ने से हुआ है, कि बुध के बिगड़ने से हुआ है, कि राहु के बिगड़ने से हुआ है। तो जितने भी मनोरोग भी एक प्रकार का तो है नहीं, तो मनोविज्ञान में भी विशेष करके जहाँ कुटिलता, चतुराई, लालच इत्यादि चीज़ें हैं वहाँ पर राहु है। अनेक प्रकार की भाषाएं सीखना, ये सब राहु का कार्य है। और जितने भी प्रकार के कमीशन खोरी वाले काम हैं उन सब जगहों पर राहु जहाँ भी है। तो लॉटरी इत्यादि वाले जो कार्य हैं वो सब अचानक कुछ दे देना, ये सब जो है राहु है। पद यात्रा करना, सांप पालना, सर्पों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सभी जो है, या सांप से कुछ लोग आजीविका चलाते हैं, ले गए सांप का खेल दिखा रहे हैं, उससे आजीविका चला रहे हैं, वो सब राहु से प्रभावित है। इसके अलावा जो लोग इसका कार्य करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, सभी जो है राहु से प्रभावित होते हैं विशेष रूप से। और फटाफट कुछ गणित करके जो लोग अपनी आजीविका चलाते हैं वो भी राहु से संबंधित होते हैं। मद्य निर्माण करना, मद्य का व्यवसाय करना, ये सब राहु के क्षेत्र में आता है। विदेशी भाषाएं सीखना, वो सब राहु के क्षेत्र में आता है। और जो लोग ये डेवलपर हैं, कंप्यूटर इत्यादि, सॉफ्टवेयर इत्यादि बनाते हैं, वेबसाइट इत्यादि डेवलप करते हैं, ये सब राहु के क्षेत्र में आता है। हार्डवेयर शनि है, उसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो सब राहु है। तो ये सब जो है राहु के क्षेत्र में आता है। नए नए खोज करना और उन खोज को अपने स्वार्थ में लगाना, ये सब जो है राहु का काम है। जितने भी विष से चिकित्सा किया जाता है, विष वाली चिकित्सा जितने भी हैं, वो सभी जो है राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठेकेदारी का जो काम है वो सभी जो है राहु के क्षेत्र में आ जाता है। आजकल जैविक हथियारों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सभी राहु के क्षेत्र में है। तो राहु तो साक्षात कली का पूरा जो है संपर्क प्राप्त किया हुआ है, तो इसलिए कलयुग में राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। अलग अलग युगों में अलग अलग ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव होता है। कलयुग में राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो शनि का प्रभाव ज़्यादा है। ये सभी चीज़ें देखने को स्पष्ट रूप से मिलती हैं। तब एक केतु भी है तो राहु के जैसा, और उसमें थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा मतलब पुण्य धर्म इत्यादि को भी वो थोड़ा सा दिखाता है। जो गणित से संबंधित जो चीज़ें हैं, संन्यास है, धर्मशास्त्र है, मनोविज्ञान है, ये सभी जो है केतु के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ अंतराल में जो आने वाला बुखार है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के जो बुखार आता है, वो सब जो है बुध के क्षेत्र में, केतु के क्षेत्र में आ जाता है। कुष्ठ रोग जो है वो केतु के क्षेत्र में आ जाता है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी फैलती हैं पशुओं में, वो सभी जो है केतु के प्रकोप के कारण जो है फैलती हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा धूप में गए बेहोश हो जाते हैं तुरंत। इस प्रकार की जो कमजोरी होती है बार बार बेहोश करने वाली, वो सभी कमजोरी केतु के कारण आती है। पाषाण कला जो है वो इस केतु में आ जाता है। सींग वाले जो जानवर है, गाय को छोड़कर सींग वाले जो जंगली जीव जंतु होते हैं, वो सभी केतु के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा संपत्ति का आदान प्रदान करके जो लोग काम चलाते हैं, वो भी केतु के क्षेत्र में आता है। अब ये तो हुआ ग्रहों के विषय। इनका प्रयोग आप लोगों को आजीविका बताने के लिए कर सकते हैं, चाहे आगे चल करके आपको कोई उच्च शिक्षा करनी है तो आप अपने जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे मजबूत हो उनका विषय लेकर के पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ये सब उन सब जगहों पर काम आता है। अब ग्रहों से संबंधित कुछ रोग भी हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं
कि भाई कौन से किस ग्रह से किस प्रकार का रोग होता है, अथवा जो रोग हुआ दोनों जगहों पर, वाइस वर्सा दोनों जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। रोग हुआ है तो देखते समझ में आ जाएगा ये रोग तो फलाने किसी उस ग्रह का है, उसी ग्रह का उपाय करने से, चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। तो अग्नि से संबंधित जो रोग हैं, पेट में जठराग्नि जो है कम जलती है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, ये सब सूर्य का। अम्ल जो है वो सूर्य का, बाल झड़ते हैं, दांत टूटता है, ये सभी सूर्य के जो है रोग हैं। लू लग जाता है, गर्मी में क्या होता है, लू लगता है, वो सभी जो है सूर्य से। पानी कम पीने के कारण जो भी रोग होते हैं वो सब सूर्य के खराब होने से होते हैं। तेज धूप के कारण जो चीज़ें होती हैं, स्किन डिजीज है, नेत्र से संबंधित समस्याएं हैं, वो सभी। इसके अलावा जो बुखार है, तेज बुखार, वो सभी सूर्य के कारण जो है होता है। टीबी जो रोग है वो सूर्य के कारण होता है। और शरीर को नष्ट करने वाले सीधे तौर पर वो सभी जो है वो शरीर नाशक घातक जो रोग है वो सभी सूर्य के क्षेत्र में आ जाते हैं। दस्त लगना, ये सूर्य की खराबी के कारण होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को दस्त लगने लग जाता है। तो एक साथ कई सारे रोग आ जाना, ये भी सूर्य की कमजोरी से होता है। अथवा राजा के कारण, नौकर के कारण, देवता के कारण या ब्राह्मणों के कारण कोई परेशानी हो रही है तो भी समझ लीजिए कि सूर्य का कहीं न कहीं कुछ गलत इम्पैक्ट है, गलत प्रभाव है। अब चंद्रमा पर आते हैं। पानी से संबंधित जो रोग हैं, खराब पानी पीने से होने वाले रोग। अब सूर्य से मत जोड़ लीजिएगा। सूर्य में जो रोग होते हैं वो कम पानी पीने से होते हैं। आपको 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना चाहिए, आप दिन भर में 1 गिलास पानी पीते हैं, उससे जो रोग होगा उसका कारक सूर्य है। आप इन्फेक्टेड पानी पी लेते हैं, खराब पानी पी लेते हैं, उससे जो रोग होगा उसका कारक चंद्रमा है। तो डिफ्रेंशिएट करना है ठीक से, इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। तो पीलिया रोग है, पानी से उत्पन्न होने वाला रोग है। खेत में बहुत देर तक काम किए, पानी पैर को सड़ा देगा, उसको कुछ चीज़ें होने लगती हैं, चंद्रमा का वहाँ पर रोग है। आप कहीं पर गए, प्यास लगी थी, वहाँ बरसात का पानी जमा था, आपने पी लिया, आपके शरीर में खुजली होने लगी, समस्या होने लगी, चंद्रमा का रोग है, वहाँ पर सूर्य का रोग नहीं। तो वहाँ पर अच्छे से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हैजा इत्यादि, हैजा है, पीलिया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पानी के कारण होते हैं। बहुत सारे ऐसे चर्म रोग भी हैं, वो सभी चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाते हैं। सर्दी, जुकाम, साइनस, कफ, एलर्जी, है ना, स्त्री संसर्ग से होने वाले रोग, ये सब चंद्रमा से संबंधित हैं। कुछ ऐसी पीड़ाएं होती हैं जो महाकाली साधना के द्वारा लोगों को पहुंचाई जाती हैं। राक्षस इत्यादि के द्वारा, कुछ ब्रह्म राक्षस इत्यादि के द्वारा कष्ट पहुंचाया जाता है, ये सभी चंद्रमा के पीड़ित होने पर ही होता है। अब मंगल की बात करते हैं। पुरुषों के शरीर में जो वृषण है उसका कारक जो है मंगल होता है, वह रोग मंगल के कारण है। कफ दोष पुरुषों में जो होते हैं विशेष रूप से वो मंगल के कारण है। खास करके इरिटेटिंग कफ जो होता है वो मंगल के दुष्प्रभाव से होता है, क्योंकि मंगल क्या करता है, कफ को सुखा कर देता है, ड्राई कफ। अब जो कफ लिक्विड है वो तो चंद्रमा है, जो ड्राई है वो मंगल हो गया। तो ये सभी जो है मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। शस्त्र के द्वारा चोट लग जाता है, वाहन से दुर्घटना हो जाता है, ये सभी चीज़ें जो है वो क्या बोलते हैं, मंगल के इसमें आता है। कहीं ट्यूमर इत्यादि बन जाता है हृदय में, पेट में, सर में, ये सब जो है ट्यूमर इत्यादि सब ये सब मंगल के इसमें आ जाते हैं। घाव से संबंधित जो भी है वो सब मंगल के कारण आ जाता है, उस क्षेत्र में आ जाता है। कुपोषण के कारण, गरीबी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, वो सभी रोग जो है कुपोषण वाले रोग, ये सभी मंगल के क्षेत्र में आ जाते हैं। और हनुमान जी के अथवा भैरव इत्यादि के द्वारा जो प्रयोग लोगों पर किए कराए जाते हैं वो सभी भी, उनसे जो रोग कष्ट इत्यादि उत्पन्न होता है वह भी मंगल के कारण उत्पन्न होता है। अब बुध की बात करते हैं। गुप्तांगों से संबंधित जो बीमारियां हैं, विशेष करके वृषण को छोड़ करके, वो सब बुध के रोग में, बुध के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। पेट में कष्ट होना, पेट में दर्द होना, वो सब जो है बुध के क्षेत्र में आ जाता है। जो वात रोग होता है भीतरी नसों में, इधर से यहाँ दर्द हुआ फिर घूमने लगा इधर, वो सब बुध के क्षेत्र में आने लग जाता है। और वात गुल्म बनते हैं सब बुध के कारण, है ना। वात गुल्मों का तो खैर चरक संहिता में बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है। नसों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो सभी बुध के क्षेत्र में आ जाती हैं। त्वचा विकार पीछे बताया ही, त्वचा विकार जो है बुध के क्षेत्र में आ जाता है। कुष्ठ रोग जो है वो बुध के क्षेत्र में आ जाता है। आलस्य, और आलस्य के कारण ठीक से ध्यान नहीं रखना, उसके कारण खराब पाचन, ये सभी जो है बुध के क्षेत्र में आ जाता है। हृदय में दर्द होना, पेट में दर्द जो है वो बुध के कारण होता है। तो पेट पर तो कई ग्रहों का रोल है, लेकिन वहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो समस्या अभी व्यक्ति बता रहा है उसको किस ग्रह के प्रभाव से सब हुआ है। सिर में जो होता है शूल, संग्रहणी, माइग्रेन इत्यादि, वो सब में भी बुध का रोल होता है।
और विष्णु भक्तों के द्वारा जो कष्ट पहुँचाए जाते हैं वो सभी जो है बुध के कारण होते हैं। मानसिक कष्ट भी बुध के कारण प्राप्त होता है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार की समस्या को सहन नहीं करने के कारण जो चीज़ें होती हैं, मतलब सहन शक्ति के अभाव के कारण जो चीज़ें होती हैं, अथवा कोई कुछ बोल दिया वो बात दिमाग में घूम रही है बार बार, उसके कारण जो परेशानी हो रही है, अथवा याददाश्त कमजोर हो गई उसके कारण जो परेशानी, ये सब बुध के क्षेत्र में आता है। अब आगे आते हैं लोग गुरु के पास। तो बृहस्पति के कारण देव से संबंधित, तीर्थ से संबंधित, गुरु से संबंधित या इनसे लिंक्ड होकर के कुछ पीड़ाएं पहुंचती हैं, वो सब बृहस्पति के क्षेत्र में आती हैं। अथवा जो कुछ श्राप इत्यादि घटित होता है किसी के जीवन में, तो वो भी बृहस्पति के कारण होता है। जो लंबे मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना ट्यूमर ऐसा सुनने को मिलता है, ये सभी जो है बृहस्पति के कारण देखने को मिलता है। पित्त से जो संबंधित कष्ट होते हैं, लीवर फेल हो गया, ये सब जो भी है हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनाता है लीवर ही। हमारे शरीर में जो भी अंग पित्त बनाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाले लीवर ही प्रधान अंग है जो पित्त बनाता है। वो कमजोर होता है, बृहस्पति वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, खराब भाव में चला जाए, निश्चित ही उसके लीवर में समस्या है, इसमें आप बेधड़क हो सकते हैं। तो इसके बाद प्लीहा से संबंधित जो, तिल्ली से संबंधित जो भी रोग हैं, ये सब गुरु के रोग हो जाते हैं। शुक्र से संबंधित रोग की बात करें तो स्त्रियों को जो रोग होते हैं, पहले भी बताया था, स्त्रियों से संबंधित जो भी शुक्र के क्षेत्र में आता है, शुक्र जो है स्त्री ग्रह है, तो स्त्रियों से जनित रोग, चाहे वह स्त्रियों को हो या पुरुषों को, स्त्री जनित जो रोग हैं वो सभी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। भौतिक सुख संसाधन से संबंधित जो रोग होता है, लगातार ऐसे में 15 घंटा बैठ गए, उसके कारण रोग हो गया, वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद शुगर इत्यादि हो जाता है, प्रमेह रोग होते हैं, वो सभी परिवार के लोगों के कारण व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कुछ कुछ रोग हो जाता है, ये सभी जो है, अथवा प्रेमिका के कारण, पत्नी के कारण जो कष्ट लोगों को उठाने पड़ते हैं, वो झेलना पड़ता है, वो सब हो जाता है शुक्र के कारण। और जो देवता स्तर के देवता हैं उनके कारण जो भी कष्ट उत्पन्न होता है वो शुक्र के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद शनि के क्षेत्र में हम लोग आ जाते हैं, तो दरिद्रता, अपमान इत्यादि सब उसके कारण जो कष्ट हुआ, तिरस्कार के कारण, अपमान के कारण, दरिद्रता के कारण जो रोग हुए, कष्ट हुए, वो सभी शनि के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति कुछ काम करने में, स्वयं ही कुछ कार्य करने गया, चूक गया, गलती हो गई और वहाँ पर कष्ट हो गया, चल रहे हैं ठेस लग गया, नाखून उखड़ गया, ये सब कुछ अपनी गलती से ठेस मैंने अपनी त्रुटि से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, ये सब शनि के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके बाद चोरी, डकैती, भूत पिशाच इत्यादि बाधा, ये सब जो होते हैं वो सब शनि के क्षेत्र में आते हैं। जोड़ों में दर्द, गठिया इत्यादि जो है वो सभी शनि के क्षेत्र में आ जाते हैं। अब इसके बाद राहु का देखिए, तो जो मिर्गी का रोग है, खसरा है, ये सभी जो है जेल, कैदी, बंधन, ये सब राहु के क्षेत्र में आता है। मुकदमा फालतू जो भी चलता है सब राहु के कारण जो चलता है। भूख के कारण कुछ कुछ चीज़ें, बहुत कोई व्यक्ति को कुछ ऐसा आदत हो कि लंबे लंबे समय तक भूखा रहता हो, बाद में उसको कोई रोग हो गया, तो जो लंबे समय तक भूखे बार बार रहने के कारण जो सब रोग होते हैं वो सभी राहु के कारण होते हैं। संक्रमण वाले जो रोग हैं, पहले भी बता दें, जो जैविक हमले होते हैं उसमें राहु का रोल है। तो जितने भी संक्रमण वाले रोग हैं, जैविक हमले हैं, वो सब राहु के कारण जो है होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ऊपरी बाधा, विचार कर्म, ये सभी जो है राहु के कारण होता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है राहु मन में उत्पन्न करता है, उसको प्रेरित करता है। कुछ कुछ लोगों को कुछ चीज़ में अरुचि हो जाती है, वो अरुचि भी जो है राहु के कारण होता है। कुछ लोगों को ऐसा बार बार भ्रम हो जाता है, पहले ताला लगाया कि नहीं, लगा कर निकलेंगे, फिर बार बार आकर उसको चेक करेंगे, वहाँ पर भी कहीं कहीं पर राहु बैठा हुआ है। ऐसे कुछ चीज़ को छू लिया, वो सोचेंगे हम पवित्र हो गए, हम बार बार नहाएंगे, कहीं कुछ स्पर्श हो गया, कहेंगे तो गंदा हो गया, तो फेंको, ये सब जो है वो राहु के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद केतु के रोग में जितने भी प्रकार का खसरा है, खुजली है, शत्रुओं से संबंधित पीड़ा है, दुष्कर्म करने के कारण जो चीज़ें हो रही हैं, अथवा खराब आचरण के कारण जो चीज़ें हो रही हैं, अथवा जो क्षुद्र प्रजातियां हैं उनके कारण जो कष्ट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो सभी केतु के अधिकार क्षेत्र में ये सब रोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से रोगों का, ग्रहों से संबंधित किन किन रोगों में किस तरह का विशेष वर्चस्व आधिपत्य है, कारकत्व है, किस ग्रह में किस रोग में किन ग्रहों का, उन सब विषयों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली। अब ग्रहों के अन्य चीज़ों पर भी कारकत्व है, विशेष कारकत्व, उन सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लेंगे तो उसके बाद दोबारा से इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका मूल आधार जो है उसको अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसको ग्रहों का विशेष रूप से कारकत्व कहा जाता है। तो सूर्य का कारक कहाँ है,
सूर्य जो है आत्मकारक माना जाता है, आत्मा रवि कहा जाता है, आत्मा रवि। और यजुर्वेद में भी कहा है सूर्य आत्मा जगतस्तु। इस प्रकार से तो आत्मा का कारक सूर्य है, शरीर का कारक सूर्य है, आत्मबल का कारक सूर्य है, श्रेष्ठ विचारों का कारक सूर्य है, पिता का कारक सूर्य है, शौर्य का कारक। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना करते हैं सूर्य शौर्य मतेन्द्रोच्च पदे, चंद्रमा से उच्च पदवी मांगते हैं और सूर्य से शौर्य मांगते हैं। तो शौर्य का जो कारक है, दबंगपन का जो कारक है, पराक्रम का कारक है, आरोग्य का कारक है, प्रभाव शक्ति का कारक है, और लक्ष्मी श्री का जो कारक है वो सूर्य है। इसके बाद चंद्रमा के कारक में आते हैं। तो चित्त का कारक चंद्रमा है, मन का कारक चंद्रमा है, बुद्धि का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा के कारण राजा प्रसन्न होता है, राजा की प्रसन्नता का कारण भी चंद्रमा है। माता का कारक, संपत्ति का कारक, मातृकुल से जो संपत्ति मामा नाना इत्यादि के परिवार से प्राप्त होती है उन सबका कारक जो है वो चंद्रमा है। इसके बाद मंगल के में आ जाइए तो मंगल सत्व का कारक है, मंगल धैर्य का कारक है, मंगल मानसिक संतुलन का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल रोगों का भी कारक है। मंगल जो गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनका भी उन पर भी मंगल का अपना जो है विशेष रूप से प्रभाव है। और जो छोटे भाई बहन हैं उन छोटे भाई बहनों पर मंगल का प्रभाव होता है। पृथ्वी पर, भूमि पर, पुत्र पर, जाति परंपरा, कुल परंपरा, वंश परंपरा, इन सब पर जो है वो लंबे लंबे जो रिश्ते हैं उन सब पर मंगल का प्रभाव, मंगल का वर्चस्व होता है। बुध के कारकत्व में आ जाता है विद्या, बंधु बांधव, रिश्तेदार, विवेक, बुद्धि, मामा, मित्र, त्वचा, ये सभी जो है कार्य कुशलता, किसी काम को बहुत अच्छे से बहुत सफाई से करना, ये सब जो है बुध के क्षेत्र में आता है। गुरु के कारकत्व में आ जाता है बुद्धि, धन, समृद्धि, शरीर पुष्टि, राजनीतिक भविष्य। बृहस्पति अच्छा ना हो तो राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं होता है व्यक्ति का। तो राजनीतिक भविष्य, गौरव, कीर्ति, पुत्र, ज्ञान इत्यादि जो है गुरु के क्षेत्र में आ जाता है। शुक्र के क्षेत्र में आ जाता है पत्नी, वाहन, आभूषण, काम, क्रीड़ा और सभी प्रकार के लौकिक सुख, ये सभी। और जितने भी प्रकार के मतलब आध्यात्मिक सुख होते हैं वो बृहस्पति के क्षेत्र में जाता है। इसके बाद शनि के क्षेत्र में आ जाता है जीवन, मरण, आयु, है ना, विपत्ति और विपत्तियों का खूब प्रभाव, ये सभी जो है स्वाभिमान, गरीबी और निम्न वर्गीय अथवा मध्यम वर्गीय लोगों का समर्थन, प्रतिष्ठा इत्यादि का प्रभाव जो है वो शनि के क्षेत्र में। शनि के कारण दुख का प्रभाव और दुख का अभाव दोनों होता है। इसके बाद राहु केतु के कारकत्व में आ जाते हैं जो घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो जैसे दादा इत्यादि जो घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो सभी राहु के प्रभाव में आ जाते हैं। अचानक आने वाली विपत्ति, बाहुबल, अविचार कर्म इत्यादि सभी जो है वो इसी में। नाना नानी केतु के क्षेत्र में आ जाते हैं। दादा दादी इधर जो पितृकुल है वो राहु के क्षेत्र में आ जाते हैं। तीर्थाटन, कुल की उन्नति, मोक्ष, ये सभी जो है केतु के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो 7वें दिन की कक्षा है वो पूर्ण होती है। और कल 8वें दिन की कक्षा से हम लोग राशिशील पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ग्रहशील पढ़ रहे थे। ग्रहों के संबंध में जो आवश्यक बातें हैं प्राथमिक, उन सभी बातों को हमने जाना है। और मुझे विश्वास है कि यह कक्षा आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्ञानवर्धक रही होगी। और आप लोग यदि आप लोगों को यह अच्छा लगे तो अन्य लोगों की भी जानकारी बढ़ाने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। एक जो सामान्य व्यक्ति है जिनको मतलब पूरा नहीं भी पढ़ना है, ज्योतिष शास्त्र या कुंडली देखना पूरा नहीं भी सीखना है, उनको भी कम से कम ये सब बातें जो आज 7वें दिन की कक्षा में पढ़ाई गई हैं वो तो जरूर जानना चाहिए, वो बहुत उपयोगी है। तो इसको आप लोग अवश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और फिर मिलते हैं अगले दिन की कक्षा में। जय श्री कृष्ण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।